जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे आसपास की जो गतिविधियां हैं जिसे हम नॉर्मली न्यूटन लॉ के नाम से जानते हैं। आखिर ये न्यूटन का दिया गया नियम है क्या। दोस्तों आप इसको ऐसे समझिए कि आखिर हमारे आसपास जो गतिविधियां होती है कि जब हम नाव को चला रहे होते हैं तो हम पानी को पीछे की तरफ क्यों धकेलते हैं, नाव आगे की तरफ क्यों जाता है, या फिर कंपनी से जब हम कोई नई गाड़ी खरीद के आते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर हम कोई बाइक खरीद के आते हैं, कोई कार खरीद के आते हैं, तो हमें कंपनी की तरफ से कहा जाता है कि अगर आप कार को एक रफ्तार से चलाइएगा, यूनिफॉर्म स्पीड से चलाइएगा, तो ये कार ज्यादा दूर तक चलेगी कम तेल में, यानी इफिशियंसी जो होगी कार की वो ज्यादा होगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके पीछे का विज्ञान क्या है, आखिर ऐसी जो बातें होती हैं ऐसा क्यों कहा जाता है। दोस्तों जैसा मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं कि बिना साइंस के या बिना किसी लॉजिक के कुछ भी नहीं होता है। हर चीज के होने के पीछे का कोई कारण है, और जो कारण हम जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उसी का नाम विज्ञान है। तो बिना समय बर्बाद किए आइए हम शुरू करते हैं न्यूटन के लॉ को। तो न्यूटन का जो पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो वो ये है कि व्हेन एनी बॉडी इज इन मोशन दे विल रिमेन इन मोशन, और इफ एनी बॉडी इज इन रेस्ट it will remain in rest if no any external force applied on that। मतलब क्या हो गया, इसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है कि अगर कोई चीज मोशन में है, गति में है, तो वो चलते रहेगा, रुकेगा ही नहीं। और अगर कोई चीज रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर बाह्य बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यानी कि अगर मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है तो वो चलते रहेगी जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई रोकने वाला फोर्स ना लगाया जाए। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हम एक गेंद को लुढ़का देंगे, कोई नहीं रोकेगा, तो क्या वो गेंद नहीं रुकेगा? रुक तो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो गेंद इसलिए रुक जाता है क्योंकि जमीन जो है वो घर्षण, जमीन का जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसके कारण वो गेंद रुक जाता है। अगर जमीन का फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो वो गेंद नहीं रुकेगा, वो हमेशा कंटिन्यू चलते रहेगा। तो गेंद इसलिए रुकता है क्योंकि जमीन वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड करता है। बिल्कुल सेम वही चीज है कि अगर कोई चीज चल रहा हो, अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर एक ट्रेन बहुत तेज गति से चल रही है और आप चाहते हैं कि ट्रेन रुक जाए तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर कोई चीज रुकी हुई है और आप चाहते हैं कि वो चले, मेरे हाथ में अभी इस वक्त मोबाइल है और हम चाहते हैं कि मोबाइल आगे बढ़े, तो हमको यहाँ फोर्स लगाना पड़ रहा है तब ये आगे बढ़ रही है। कोई सामान आपके घर के पास अगर रखा हुआ है वो नहीं आगे बढ़ रहा है तो आप उस पर फोर्स लगाएंगे ना, तब वो आगे बढ़ेगा। अपने आप कुछ नहीं हो सकता है, जब तक बाहर से फोर्स ना लगाया जाए वो नहीं हिलेगा। ये न्यूटन का पहला नियम है। इसका बहुत तरीके का एप्लीकेशन हमारी डेली लाइफ में भी होता है। तो ये न्यूटन का पहला नियम जो है, हम लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। यहां पर एक कंसेप्ट इनर्शिया का भी आता है, और इनर्शिया का जो कंसेप्ट आता है वो ये है कि जिस बॉडी में ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। मान लीजिए कि एक ट्रक है और एक साइकिल है, आप धक्का देना चाह रहे हैं तो ट्रक को ज्यादा जल्दी धक्का दे पाएंगे या साइकिल को? स्वाभाविक सा बात है, आप कहेंगे कि साइकिल को तुरंत धक्का दे देंगे। तुरंत आप उसके कंडीशन को चेंज कर देंगे क्योंकि साइकिल हल्का है ना, मास उसका कम है, तो उसका इनर्शिया भी कम हो गया। अगर साइकिल चल रहा है, अगर आपको रोकना है तो आप आसानी से रोक भी सकते हैं, और अगर रुका हुआ है तो आप आसानी से उसको धक्का देके चला भी सकते हैं। तो ये इनर्शिया है। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास पे डिपेंड करता है। मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। न्यूटन ने जो दूसरा नियम दिया है वो दिया है न्यूटन, वो है आपका कि कोई भी चीज जो एनर्जी खर्च होता है, जो फोर्स हमारा लगता है, दरअसल जो फोर्स हमारा लगता है वो किस चीज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वो एक्सेलरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इसको भी सरल शब्दों में समझते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है? अगर किसी चीज के स्पीड को आप बार बार बदलेंगे, उदाहरण के तौर पर कि अगर आप एक बाइक ले लीजिए, उसको 10 के स्पीड से चलाइए, अगले सेकंड उसका एक्सेलरेटर बढ़ा के 20 कर दीजिए, फिर 30 कर दीजिए, फिर 40 कर दीजिए, फिर 50 कर दीजिए, फिर 60 कर दीजिए, यानी आप बार बार गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो एक्सेलरेट जब आप गाड़ी को करेंगे तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और जब ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा तेल खर्च होगा, क्योंकि फोर्स लगाने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना, बिना एनर्जी के तो फोर्स लगेगा नहीं। तो ऐसा कहा जाता है, जब आप बाइक खरीदते हैं तो आपको कहा जाता है कि अगर इस बाइक में आप चाहते हैं कि ज्यादा माइलेज दे तो आप इसको यूनिफॉर्म स्पीड में चलाइए, यानी एक ही गति से बाइक को चलाते रहिए। तो आपका तेल में खपत जो होगा गाड़ी का वो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। आप गाड़ी को जितना एक्सेलरेट करेंगे, जितना उसकी रफ्तार को बदलेंगे,
गाड़ी में उतना ज्यादा फोर्स लगेगा और उतना ज्यादा आपको तेल का खपत करना पड़ेगा। अब आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पर, जो न्यूटन का तीसरा नियम है, हर किसी को पता होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है एवरी बॉडी है, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑन अनदर बॉडी। अगर आप किसी एक बॉडी पर एक्शन करेंगे तो दूसरे बॉडी पर उसका रिएक्शन दिखेगा। उदाहरण के तौर पर आपका हाथ है, आप इस हाथ को दीवार पर मार दीजिए, तो आप जितना फोर्स दीवार पर लगाएंगे, दीवार उतना फोर्स आपके हाथ पर लगाएगा। सेम फोर्स, सेम रिस्पॉन्स होगा। जितना फोर्स आप दीवार पर लगाएं, दीवार उतना फोर्स आपके हाथ पर भी लगा देगा। आपका हाथ अगर बर्दाश्त कर गया तो ठीक, नहीं तो टूट जाएगा। अगर एक नाव चल रही है तो नाव को अगर हमको आगे लेके जाना है तो हम पानी को पीछे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब पानी पीछे होगा तो हम एक्शन पीछे कर रहे हैं, रिएक्शन पानी का आगे की तरफ होगा, और रिएक्शन कहां होगा? नाव पर होगा, और नाव क्या हो जाएगा? आगे चलने लगेगा। जब कोई बंदूक चलाते हैं तो फिर उसका झटका हाथ में लगता है, बाजू पे लगता है। क्यों? क्योंकि बंदूक की गोली जब आगे जा रही होती, जब एक्शन आगे हो रहा होता है, तो उसका रिएक्शन कहां पे होता है? हाथ के ऊपर होता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो यही बताता है कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जो भी एक्शन करते हैं उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। और इस तीनों लॉ का, न्यूटन के पहले नियम का, न्यूटन के दूसरे नियम का और न्यूटन के तीसरे नियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हमारे आसपास होता है। वैज्ञानिकों में और इंजीनियर्स में क्या अंतर है? वैज्ञानिकों और इंजीनियर में यही अंतर होता है कि वैज्ञानिक कोई लॉ देते हैं और इंजीनियर क्या करते हैं? उस लॉ का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाते हैं जिससे लोगों का भला हो सके। उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिक ये बताता है कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बताता है। नहीं, कोई एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होगा। तो इंजीनियर क्या बताता है कि एक रॉकेट लाओ, धुआं को नीचे की तरफ निकालो तो एक्शन नीचे होगा, रिएक्शन ऊपर होगा, रॉकेट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या है? इस प्रकार से इंजीनियर और साइंटिस्ट के सहयोग से जो है इस पूरे सृष्टि में, उस पूरे ब्रह्मांड में और हमारे चारों तरफ नित्य रोज और डेली कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होता है और नए नए प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे सामने आती रहती है। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार के नेचर के लॉ को, ह्यूमन बॉडी के लॉ को, इस तरह के नियम को समझते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार के ज्ञान को फैलाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।